नमस्कार साथियों, मैं मनीष पाल आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 9 की हाई स्टोरी। हम कहानियों से दोस्ती कर रहे थे और विश्व की इन कहानियों के बारे में जो दुनिया को एक नई विचारधारा दी, उस विचारधारा का नाम था समाजवाद। और उसी समाजवाद के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे अध्याय 2, यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। रूस चर्चा में था, चर्चा में है, हमारा मित्र है और आगे तक रहेगा। और लेक्चर 4 आज हम इसका देखेंगे। लेक्चर 4 में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, तो हम पढ़ेंगे कि रूस में समाजवाद कैसे आया। और देखिए आगे जैसे जैसे आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे ना, ये भी देखेंगे कि किस प्रकार से रूस में समाजवाद अंत की ओर भी जाता है। शीत युद्ध होता है, शीत युद्ध के बाद जो सोवियत संघ बनता है, पहले तो हम ये जानेंगे सोवियत संघ बना कैसे, और फिर 1991 में जाकर के वो सोवियत संघ टूट कैसे गया, वो सब पर। अब भी आज का मुद्दा इतना सा है कि रूस में समाजवाद आया कैसे। सामाजिक लोकतंत्रवादी ये कौन थे, इनका क्या, ये कौन सी खेत की मूली थे, इनके बारे में भी जानेंगे। किसके पक्ष में थे और कौन किसके विपक्ष में थे, ये सारी बातें चर्चा करेंगे। फिर उथल पुथल का समय, 1905 की क्रांति। 1905 की क्रांति बहुत महत्वपूर्ण है, सवाल बनने के चांसेस होते हैं। और इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट है खूनी रविवार, ब्लडी संडे। ओके, खूनी रविवार, इसके बारे में भी पढ़ेंगे, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की और जानते हैं कि रूस में समाजवाद की किस प्रकार से शुरुआत हुई है। देखिए पूरी दुनिया, पूरे यूरोप में क्या है, समाजवाद एक नई विचारधारा बनकर के उभरा है। लंदन में रहकर के कार्ल मार्क्स ने जो एक चिंगारी लगाई थी समाजवाद की, वो समाजवाद की चिंगारी अब आग का रूप लेने लगी थी, पूरे यूरोप में फैलने लगी थी। हम चर्चा कर चुके थे कि किस प्रकार से जो अंतर्राष्ट्रीय संघ बनाया गया और उससे 1 मई से किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनना शुरू हुआ और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनना शुरू हुआ। ये चीज हम लोग जान चुके हैं, हम लोग बहुत कुछ जान चुके हैं। कार्ल मार्क्स की जो विचारधारा थी, वो विचारधारा धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। अब रूस में समाजवाद आने का समय हो गया था और जो समाजवादी लोग थे, जो समाजवादी विचारधारा का पक्षधर थे, उनको ऐसा लगता था कि अगर पूरी दुनिया में सबसे पहले अगर कहीं पर समाजवाद आ सकता है और समाजवाद सफल कहीं पर हो सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ रूस है। ऐसी क्या स्थितियां थी कि रूस में समाजवाद सबसे ज्यादा सफल हो सकता है, या रूस पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनकर के खड़ा हो सकता है कि हाँ भाई, हमारा देश ही समाजवाद का सबसे बढ़िया उदाहरण है। और इस विचारधारा के कारण ही क्या हुआ, शीत युद्ध भी होता है। शीत युद्ध जब 1945 में शुरू होता है, तो एक ये भी मुद्दा पूरी दुनिया में होता है कि भैया हम समाजवाद अपनाएं या हम पूंजीवाद अपनाएं। समाजवाद और पूंजीवाद, सिर्फ और सिर्फ विचारधारा के कारण भी इस युद्ध में हमें बहुत से टकराव देखने को मिलते हैं। पूरी दुनिया उस समय 2 भागों में बढ़ जाती है, एक पूंजीवादी भाग जो अमेरिका की तरफ होता है और एक समाजवादी भाग जो किसकी तरफ होता है, सोवियत संघ, या आप आम भाषा में कह सकते हैं रूस। यह शीत युद्ध कब चला था, 1945 में चला था। अब आप सोच रहे होंगे भारत किधर है, भारत इधर था या उधर था, भारत में फिर बीच की गली पकड़ ली, बोले दोनों की तरफ नहीं है, हम तो अलग से जाएंगे। तो समाजवाद की जो विचारधारा, उसके लिए रूस एक बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत बनता है। पर वो समाजवाद आया कैसे, उसकी चर्चा करते हैं। 1914 से पहले सभी राजनीतिक पार्टियां गैर कानूनी थी। कहां पे गैर कानूनी थी रूस में 1914 से पहले जितनी भी राजनीतिक पार्टियां थी, वो क्या थी, गैर कानूनी थी। गैर कानूनी का मतलब क्या हो गया, इलीगल है। उन पार्टीज को ओपन में काम करने की परमिशन नहीं है, उनको हड़ताल करना। देखिए आज तो जैसे राजनीतिक पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, हमारे संविधान ने उनको आजादी दे रखी है। भाई इतनी कितनी पार्टी बन सकती है, 750 से ज्यादा पार्टियां रजिस्टर्ड हैं हमारे भारत में, आपको पता है। ठीक है, तो कभी महंगाई का मुद्दा हुआ तो वो पार्टी उठ के आ गई, ठीक है, ये देश की सरकार मुर्दाबाद, इस राज्य की सरकार मुर्दाबाद महंगाई के मुद्दे पे। कभी और किसी के साथ कुछ हो जाता है तो सरकार, जो पार्टी होती है वो आवाज। पर अब आज के समय में तो हमारे देश में तो गैर कानूनी नहीं है, हमारे देश में तो बिल्कुल भी गैर कानूनी नहीं। पर उस समय 1914 से पहले रूस में ये क्या है, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है, ये क्या थी, गैर कानूनी थी, ये इलीगल थी। और उस समय राज किसका है, जार, ठीक है, राजा का क्या चल रहा था, राज। तो अब क्या है, जो ये राजा टाइप के लोग होते हैं ना, ये क्या है, अपनी बुराई नहीं सुनना चाहते। राजा हो गया, तानाशाही हो गया, ये लोग अपनी बुराई नहीं सुनना चाहते। अब इनको ये बात पता है कि अगर राजनीतिक पार्टियां बनेगी तो वो हमारा विरोध करेगी, हमारी इमेज को डाउन करेगी। राजा महाराजाओं को कैसा जीवन चाहिए कि जहां पर मैं जाऊं बस लोग मेरे बिल्कुल ऐसे गिर जाए नीचे और मेरे पैरों को चूमे, मेरे हाथों को चूमे, देखो राजा जी आए, खुद को गॉड का, भगवान के समान बताया है। तो ऐसे होते हैं राजा, तो वो चाहते ही नहीं कि कोई हमारे खिलाफ जाए। तो राजनीतिक पार्टियों को बिल्कुल गैर कानूनी। 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी का गठन किया था। ये क्या लफड़ा हो गया सर, ये तो लफड़ा ही गलत हो गया सर। 1914 से पहले तो ये तो 1898 में, ये तो शताब्दी अलग है, ये 20वीं शताब्दी है, 19वीं शताब्दी।
ये क्या चक्कर है सर, यहाँ तो पार्टी बन गई, आप क्या गलत पढ़ा रहे हैं? मैं बिल्कुल भी गलत नहीं पढ़ा रहा, आप सुनिए। रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी बनी है, बिल्कुल बनी है। और किसके ऊपर बनी है? वर्कर्स के ऊपर बनी, मजदूरों के ऊपर बनी है। देखिए पार्टी का नाम भी सुनिए, रशियन, रूसी, सामाजिक, जो समाज को दर्शाती है। कैसी है? रशियन सोशल डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक, श्रमिक जो मजदूर है उनकी ये पार्टी है। पर ये पार्टी बन 1898 में गई है और 1914 तक तो पहले जो रूस में सारी जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो क्या है? गैर कानूनी है। तो अब यहाँ पर 1914 से जब ये पहले पार्टियां बैन है तो ये पार्टी बन कैसे गई और ये क्या काम कर रही है? देखिए मजदूरों के लिए काम कर रही है। पर ध्यान दीजिएगा ये पार्टी जो है वो गैर कानूनी संगठन है। गैर कानूनी संगठन क्यों है? क्योंकि हमने कह रखा है, मतलब रूसी सरकार ने कह रखा है 1898 में ये पार्टी बन गई और 1914 से पहले जो भी पार्टी बनी है वो सारी की सारी गैर कानूनी है। तो इन्होंने संगठन बनाकर के कर क्या लिया है? ये संगठन बनाकर करके क्या कर रहे हैं? सरकार का आतंक है, डर है सरकार का, तो इसलिए क्या करेंगे? गुप्त रूप से, मतलब इंटरनल ही क्या करेंगे? ये काम करेंगे, ये मजदूरों को जोड़ने का काम करेंगे, लोगों को समाजवाद के लिए क्या है? प्रेरित करेंगे और ज्यादा मजदूरों को इकट्ठा कर करके सरकार की जो कमियां हैं वो गिनाएंगे। पर ये जो कुछ भी हो रहा है वो क्या है? गुप्त में ही हो रहा है, वो ओपन में नहीं हो रहा है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इस पार्टी का एक अखबार निकलता था, उसने मजदूरों को संगठित किया था और हड़ताल आदि कार्यक्रम आयोजित किए थे। तो इस पार्टी का एक अखबार, एक न्यूज़पेपर निकला करता था, उसने मजदूरों को संगठित किया, ठीक है, इकट्ठा किया, हड़ताल आदि जो भी कार्यक्रम होते थे वो आयोजित किए। जैसे आप देख सकते हैं हमारे जब स्वतंत्रता आंदोलन चले तो उसमें बहुत से अखबार, बहुत सी किताबें निकाली गई, जिससे क्या हो? लोगों में जागरूकता है, लोग ज्यादा क्या हो? एक्टिव हो, लोगों को पता चले। पर वो जो काम होता था वो बिल्कुल गुप्त लेवल पे होता था कि भाई सरकार को अगर खबर लग जाए, क्योंकि हमारे देश में भी जो ब्रिटिश सरकार है उसने बहुत सी सेंसरशिप लगा रखी थी। सेंसरशिप का मतलब होता है कि आप सरकार के खिलाफ कुछ भी नहीं छाप सकते और आपको छापना है तो सरकार से पूछना पड़ेगा जो कुछ भी छापने के लिए। तो सेंसरशिप सरकार ने लगा देती थी। तो हमारे भी बहुत ज्यादा विरोध प्रदर्शन हुआ करते थे, पर वो गुप्त में लोगों को एक्टिव, उनको जागरूक करने के लिए ये सारे काम किए जाते थे। कुछ रूसी समाजवादियों का देखिए, अब ये बात आप बहुत ध्यान से समझिएगा। कुछ रूसी समाजवादी क्या है? ये मानते थे कि जो रूसी किसान हैं, जो रूस के किसान, देखिए यहाँ पे दो वर्गों की हम लोग एक बात करें। एक तो मजदूर वर्ग है, वो मजदूर वर्ग जो क्या है? फैक्ट्रियों में, कारखानों में वहां पे काम कर रहा है। एक हम बात कर रहे हैं किसानों की, एक हम बात कर रहे हैं किसान की। जो समाजवादी लोग थे और जो रूस के समाजवादी लोग थे, उनका यह मानना था कि जो रूसी किसान है ना, वही क्या है? सच में क्या है? समाजवादी है। सच में वही समाजवादी है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि सच में यही समाजवादी है? और अगर क्रांति आएगी, अगर बदलाव आएगा तो उसका जो आधार बनेंगे वो कौन बनेंगे? किसान बनेंगे। मजदूरों को ना मान करके आधार किसको मान रहे हैं? किसानों को मान रहे हैं। क्यों मान रहे हैं? देखिए समाजवाद का क्या गुण है कि भाई एक जो मालिक है उसका हाथ में सब कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि मालिक क्या है? मालिक सिर्फ फायदे का सोचता है और जो मजदूरों का है वो शोषण करता है, ठीक है, उनके साथ गलत करता है। तो पर अब जो रूस के किसान थे, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था ना, वो क्या कर रहे थे? अपनी जो जमीन है, समय समय पे जो जमीन है किसको? कम्यून को सौंप देते थे और कम्यून परिवारों के अनुसार कि भाई उनके परिवार की कितनी जरूरत है उस अनुसार उनको बांट देता था। तो ये सब में बंटना, ये जो सब में बढ़ता था, यही तो क्या था? समाजवाद था। तो खुद पे खुद किसान समाज में जमीनों को बांट रहे हैं, ये क्या है? ये समाजवाद का गुण है। तो कहीं ना कहीं उनमें दिल से ही समाजवाद की भावना है। तो इसलिए जो रूस के समाजवादी लोग थे वो मानते थे कि रूसी जो किसान हैं, जो रूस के किसान हैं, वो सच में क्या है? स्वाभाविक रूप से समाजवादी भावना वाले हैं। और क्यों है? क्योंकि वो अपनी जमीनों का बंटवारा करते हैं, समय समय पर अपनी जमीनों को क्या करते हैं? बांटते हैं। ये जैसे क्या है? किसान भैया हैं, तो ये समय समय पर अपनी जमीनों को कम्यून को सौंप देते थे, तो कम्यून क्या करता था? उन सभी परिवारों में बांट देता था। किसान ही क्रांति की मुख्य शक्ति बनेंगे, ये किसका मानना है? जो रूसी समाजवादी लोग हैं। तो यहाँ पे आगे हम देखेंगे कि गुट बनेंगे इनमें भी। तो जो समाजवादी लोग हैं वो ये, रूस के समाजवादी लोग हैं, वो ये मान रहे हैं कि मजदूरों से ज्यादा अगर कोई क्रांति ला सकता है, अगर समाजवाद को आगे ले जा सकता है, तो कौन लेके जा सकते हैं? किसान आगे लेकर के जा सकते हैं और दूसरा नहीं। तो क्रांति का जो मुख्य शक्ति बनेंगे वो कौन बनेंगे? किसान ही बनेंगे। रूस समाजवादी देश बन जाएगा और इनका यह भी मानना था कि पूरी दुनिया में जो कार्ल मार्क्स ने जो चिंगारी लगाई है, जो कार्ल मार्क्स का जो सपना है पूरी दुनिया में समाजवाद फैलाने का, उसमें अगर सबसे पहले कोई देश पूर्ण रूप से समाजवाद बनेगा और सबसे जल्दी अगर समाजवादी देश कोई बनेगा तो वो एक ही बन सकता है, वो है रूस। क्यों बन सकता है? देखिए रूस की 85% आबादी क्या है? किसान। 85% आबादी है वो क्या है? किसान है रूस की। और किसान जो है उनमें ऑटोमेटिकली क्या है? स्वभाव है उनका, नेचर ही उनका समाजवाद वाला है। जमीनों को बांट दो, एक के हाथ में जमीन नहीं होनी चाहिए, एक मालिक बन करके नहीं रहना चाहिए, ऐसे विचार खुद पे खुद ऑटोमेटिकली है। और जब उनमें वो विचार है और जब उनको कोई जाकर के उस विचारों को प्रोत्साहन देगा तो उनको और भी अच्छा लगेगा। एक तो क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आप बिल्कुल
जीरो हैं, आप कोई उस चीज को नहीं जानते, आप उस विचारधारा के बारे में नहीं जानते। तो मैं आपको एक तो समझाऊंगा, देखो बेटा ये विचारधारा ने इससे ऐसा होता है, इससे ये होता है, इसमें ये अच्छा है, ये वो बुरा है, पर आपके मन में ही वो विचारधारा बसी हुई, तो बस मुझे आपको जाकर के उसमें थोड़ा सा और समझाने की जरूरत है और आपको सपोर्ट करने की जरूरत है बस। तो यहाँ पे डिफरेंस है। तो बाकी पूरी दुनिया में समाजवाद को समझाना, स्थापित करना, और रूस में ऑलरेडी कहीं ना कहीं किसानों के नेचर में, उनके स्वभाव में हम लोगों को क्या देखने को मिल रही है, समाजवाद की विचारधारा देखने को मिल रही है। और ये कैसे देखने को मिलती है, क्योंकि वो जमीनों को समय समय पर बांट देते हैं। तो क्रांति की मुख्य शक्ति कौन बनेगा, किसान बनेंगे। और किसान वहां पे 85% आबादी है, मतलब 85% बहुत बड़ी आबादी वहां पे क्या है, किसानों की है। तो वो देश खुद पे खुद ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, सबसे पहले समाजवाद देश बन जाएगा। सन 1900 में किसानों ने सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी, समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी का गठन कर लिया। ठीक है, देखिए 1898 में पहले एक पार्टी बन चुकी है, फिर अब 1900 में जो पार्टी बनाई, ये पार्टी किसने बनाई है, किसानों ने बनाई है। कौन सी बनाई है, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी। सोशलिस्ट, समाजवादी, देखिए समाजवादी के नाम से पार्टी भी बनने लगी। इस पार्टी ने किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया, तो किसानों के जो अधिकार है उनके लिए संघर्ष किया। मांग की कि सामंतों के कब्जे वाली जमीन फौरन किसानों को सौंपी जाए। ठीक है, तो और जो भी जमीन अब सामंतों के अधिकार में थी, मतलब ऐसा जैसे मान लीजिए जमींदार जो होते हैं, उनके अधिकार क्षेत्र में जो भी जमीन थी वो सारी की सारी क्या कर दी जाए, किसानों को सौंप दी जाए। वो पूरी की पूरी जमीनें वापस क्या है, किसानों को सौंप दी जाए, क्योंकि किसान ही तो मेहनत करके ऊपर उगाता है, पर जो उनका प्रॉफिट है वो कौन ले जाते हैं, सामंत ले जाते हैं, वो जमींदार लोग ले जाते हैं। तो उसको बांट देना चाहिए। तो उसके लिए ये पार्टी काम कर रही है, पर गुप्त में करेगी, समय समय पर जब जब जरूरत होगी तब तक सरकार का विरोध भी करेंगी। देखिए, गुप्त में पार्टी बना देने का मतलब ये होता है कि लोगों को इकट्ठा कर लेना, लोगों को ज्वाइन कर लेना, लोगों को ज्वाइन कर लेना, और ज्वाइन करने के बाद जब जरूरत पड़े ना, एक साथ जब जरूरत एक साथ पड़े तो वो लोग एक साथ बाहर आ सके, वो जब एक साथ बाहर आ सके। जैसे आप देखते होंगे चुनाव के समय जब होता है ना, तो चुनाव के समय में एरिया वाइज लोगों को क्या है कि समझाया जाता है, देखो आप इस पार्टी को, आप सबके साथ में बोलिए हाँ मैं आपको ही वोट दूंगा, आपको ही वोट दूंगा, पर आप है ना इसी पार्टी को देना। वो गुप्त में कैंपेनें चलती है कि भाई देख तू है ना, तू लोगों को तोड़ने का काम कर, तू उस पार्टी में जा, उस पार्टी का मत बनी ऊपर, तू उस पार्टी में जा, और उस पार्टी की क्या है आइडिया, कौन कौन है उसमें, वहां के लोगों को इंटरनली समझा, देखिए यार इस पार्टी में तो ये ऐसा हो रहा है, और वो जो कैंडिडेट खड़ा हो रहा है ना उसको वोट देना। तो वो गुप्त में क्या होता है, गुप्त में काम करने का मतलब ये है कि लोगों को पहले धीरे 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 एक छोटे स्तर पर समझा दिया जाए, और जब समय पर एक साथ जरूरत पड़े तो हम वो एक साथ लोग क्या है बाहर आएंगे। तो यहाँ पे धीरे धीरे काम कर रहे हैं, और फिर जब 1905 में जो क्रांति होगी, उस क्रांति में आपको भीड़ बहुत गजब ही देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं सामाजिक लोकतंत्रवादी की। अब ये जो लोग जो रूस में समाजवादी लोग हैं, ये जो बार बार में किसानों का गुणगान गा रहे हैं ना, तो ये जो लेनिन भैया है ना, ये नाराज हो गए हैं, बोले क्या है, कुछ भी तो नहीं है। तो वो लोग, ये जो रूस के जो लोग कह रहे हैं कि हम किसानों के पक्ष में, किसान ही क्या बनेंगे, क्रांति का मुख्य शक्ति बनेंगे, मुख्य स्रोत बनेंगे। तो लेनिन भैया कहते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी किसान बन ही नहीं सकते। तो बोले कैसे नहीं बन सकते, आप समझाइए। तो बोले वो समझ लो। तो सामाजिक लोकतंत्रवादी, सामाजिक लोकतंत्रवादी, लेनिन किसानों में एकजुटता नहीं है, वह बटे हुए हैं। देखिए सामाजिक लोकतंत्रवादी ये भी समाज के पक्ष में है, पर ये लोकतंत्रवादी तरीके से, ये लोकतंत्रवादी तरीके से, ये ऐसे हैं, ये चाहते हैं कि भाई देखो जो भी काम होना शांतिपूर्ण तरीके से हो जाए, बैठ करके मिलजुल करके बात हो जाए। आप लास्ट की जो पार्टी इन्होंने बनाई है किसानों ने, वो देखिए पार्टी देखिए, पार्टी में नाम आया क्रांतिकारी, रिवोल्यूशनरी। अब कहीं ना कहीं क्रांतिकारी, रिवोल्यूशनरी शब्द का हमारा जो दिमाग में एक प्रभाव जाता है, वो जाता है कि बहुत क्रोधित वाले, उग्र जो लोग हैं। ठीक है, हम क्या कहते हैं, भगत सिंह एक बहुत बड़े क्रांति, भगत सिंह में गुस्सा था, एक आग थी। ठीक है, बहुत गुस्सा था। तो भगत सिंह, पर आप एक दूसरी तरफ देखिए महात्मा गांधी एक शांत स्वभाव के इंसान थे, वो हर जगह ये चाहते थे कि भाई जो भी हो शांति से हो जाए। उसी प्रकार से आप देखिएगा कि जो किसान है वो रिवोल्यूशनरी, वो मारने को और मरने को दोनों तरफ से तैयार है। पर जो सामाजिक लोकतंत्रवादी है, जो सोशल डेमोक्रेट्स हैं, वो चाहते हैं कि जो भी काम हो शांतिपूर्ण तरीके से हो जाए, लोगों को इकट्ठा होना चाहिए पर शांतिपूर्ण तरीके से हो जाए। तो लेनिन ये मानते थे। अब जब लेनिन भैया से पूछा गया कि भैया भैया कि क्यों ऐसा क्यों कहते हो आप कि किसान क्रांति की शक्ति नहीं बन सकता, किसान जो है क्रांति के लिए आधार नहीं बन सकता, ऐसा क्यों? तो लेनिन भैया कहते हैं कि किसानों में एकजुटता नहीं है, किसान यूनिटी नहीं है किसानों में। चाहे वो 85% होंगे, वो चाहे सबसे देश में ज्यादा बहुसंख्यक होंगे, वो मेजोरिटी में होंगे, पर उनमें एकजुटता नहीं है, वे बटे हुए हैं। कैसे बटे हुए हैं? विभेद, विभेद का मतलब होता है डिफरेंस।
अब इनमें कैसे कैसे डिफरेंस है तो वो बता रहे हैं लेनिन भैया। कुछ किसान गरीब है तो कुछ अमीर है, देखिए कुछ किसान गरीब है तो कुछ अमीर है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये देखिएगा कि जो समाजवाद के जो लोग हैं ना, ये जो विचारधारा अपना रहे हैं ना, वो कार्ल मार्क्स की अपना रहे हैं, और आज की सोसाइटी में आप इस बात को लेकर के चल सकते हैं। जो ये लोग हैं कार्ल मार्क्स की विचारधारा अपना रहे हैं। अब कार्ल मार्क्स चाहते ही ये हैं कि वर्ग संघर्ष खत्म हो। कार्ल मार्क्स चाहते ही ये हैं कि वर्ग संघर्ष क्या होना चाहिए, खत्म होना चाहिए। जो क्लास का स्ट्रगल है, अमीर गरीब का जो संघर्ष है, ये खत्म होना चाहिए। पर यहाँ पे तो अब अमीर गरीबी का ही भेद है। तो मैं कह रहा था ना कि आज के समय में, अब आज के समय में कोई क्या है, कोई उस महापुरुष की बात करेगा, कोई उसके बड़े बड़े भाषण देगा, ऐसा कर दिया उन्होंने, ऐसा करा था, हम उनकी विचारधारा पे चलते, कोई नहीं चलते, ठीक है, कोई उनके हिसाब से काम ही नहीं करता। अब कार्ल मार्क्स के हिसाब से काम करना तो जरूरी ये था ना, इन अमीर गरीब का भेद मिटाया जाए, उनको एक किया जाए। पर लेनिन भी अपनी जगह सही कह रहे हैं कि किसान एक नहीं हो सकते, क्योंकि ये अमीर वर्ग के लोग तो कभी नहीं चाहेंगे कि गरीब इनके बराबर में आकर के बैठ जाए। इनके पास तो खूब जमीन है, खूब पैसा है। और हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, क्रांति कौन करता है, ये बात ध्यान दीजिएगा कि क्रांति करता कौन है, रिवॉल्यूशन लेकर के कौन आता है। रिवॉल्यूशन ना तो अमीर लेकर के आ सकता है ना गरीब। अमीर इसलिए लेकर के नहीं आएगा क्योंकि उसको कोई समस्या नहीं है। आपने कभी देखा है अंबानी या अडानी सड़कों पर उतर के नारे लगा रहे हैं सरकार के खिलाफ? कभी नहीं लगाते, कभी भी नहीं लगाएंगे वो लोग, क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ती। और बिल्कुल जो गरीब होता वो भी नहीं, वो सोचता है यार जो 100-200 रुपए मिल रहे हैं वो ही ठीक है, नहीं तो ये भी छिन जाएगा। तो करता कौन है क्रांति? क्रांति करता है मध्य वर्ग का इंसान, मिडिल क्लास का, जो ना तो बिल्कुल अमीर है और जो ना बिल्कुल ही गरीब है। तो वो सोचता है हमें क्रांति करनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, क्रांति करने के लिए। तो अब लेनिन कहते हैं कि इनमें यूनिटी नहीं है। कैसे नहीं है? कुछ गरीब है, कुछ अमीर है, कुछ तो मजदूरी करते हैं और कुछ पूंजीपति थे जो नौकरों से खेती करवाते थे। अब देखो किसानों में भी दो कैटेगरी आ गई, कुछ तो खुद मजदूरी करते थे। मजदूरी कौन कर रहे हैं? जो गरीब है, जो खुद दूसरों के खेतों पे जा करके क्या कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। जैसे कि हम लोगों ने पालमपुर गांव की कहानी पढ़ी थी इकोनॉमिक्स में, उसमें हमने देखा था कुछ भूमिहीन जो है किसान है, जो जिसमें मुख्यतः दलित समुदाय के लोग थे। तो उसमें वो लोग क्या कर रहे हैं, जिनके पास भूमि है उनकी जमीनों पर जाकर के काम कर रहे हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या है, जो मजदूरी करने वाले लोग हैं, ये जिन किसानों के पास बहुत ज्यादा जमीन है उनके पास कर रहे हैं। और कुछ किसान इतने अमीर हैं, इतने पूंजीपति है, उनके पास इतनी संपत्ति है कि वो दूसरे नौकरों से क्या है, खेती करवा रहे हैं। जिनके बीच में इतना फर्क हो, वो कैसे क्रांति ला सकते हैं? ये लेनिन कहते हैं। इन आपसी विभेदों के चलते वे सभी समाजवादी आंदोलन का हिस्सा नहीं हो सकते थे। ये जो विभेद है, ये जो डिफरेंस इन लोगों के बीच में, इसी कारण क्या है, समाजवादी आंदोलन का हिस्सा नहीं बन सकते। अब देखिए, अब जो पार्टियां बनी है, उन पार्टियों में भी क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। एक बनेगा बोल्शेविक और एक बनेगी मेंशेविक। बोल्शेविक व्लादिमीर लेनिन बोल्शेविक खेमे के मुखिया है। अब दो ग्रुप्स बन चुके हैं। तो व्लादिमीर जो लेनिन है वो क्या है, बोल्शेविक खेमे के मुखिया है। सोचते थे कि जार जो है, जार है, राजा है, शासित रूप जैसे दमनकारी समाज में पार्टी अत्यंत अनुशासित होनी चाहिए और अपने सदस्यों की संख्या व स्तर पर उसका पूरा नियंत्रण होना चाहिए। ठीक है, लेनिन क्या मानते हैं, लेनिन की विचारधारा को थोड़ा सा समझेगा। लेनिन कहते हैं जहां पर जार जो राजा है वो इतना क्या हो कि दमनकारी हो, जो इतना दमन कर रहा हो, इतना अत्याचार लोगों पे कर रहा हो, उस देश में, उस जगह क्या होना चाहिए, जो पार्टी है वो बहुत डिसिप्लिन होनी चाहिए, बहुत अनुशासित होनी चाहिए। अनुशासित होने का मतलब क्या है कि भाई उनको सारा तो हर चीज की तो नॉलेज हो, पता हो उन लोगों को कब क्रांति करनी है, कब क्या करना है। डिसिप्लिन जो है ना, वो डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, ये लेनिन का कहना होता है। और वो कहते हैं कि अपने सदस्यों की संख्या, ये कहते हैं हर किसी को सदस्यता मत दे दो पार्टी में, कचरा थोड़ी भरना है पार्टी में, क्रांति करनी है, क्रांति, ठीक है, शेयर भरने हैं, चूहे नहीं। ये लेनिन कहते हैं, लेनिन कहते नहीं है सर, ठीक है ना, कि शेयर भरने हैं, चूहे नहीं, ठीक है। तो मतलब जो सच में क्रांति करना चाहते हैं, जो लोग सच में क्रांति के लिए आगे आना, तो ऐसे लोगों को सबको भरने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो संख्या पे क्या हो, जो कंट्रोल लगना चाहिए, और उसका स्तर, भाई कितने लेवल होंगे। ऐसा नहीं हो कि हम हर गांव में जाकर के भी खोल दे कि चलो भाई आज से बोल्शेविक पार्टी, बोल्शेविक पार्टी, बोल्शेविक पार्टी, नहीं। तो हर उस पर कंट्रोल होना चाहिए। तो इनकी दो बातें ध्यान रखनी है बोल्शेविक खेमे की। एक तो ये क्या चाहते हैं कि पार्टी अनुशासित होनी चाहिए, और दूसरी संख्या और वह स्तर, इन पे कंट्रोल होना चाहिए। हर किसी को पार्टी में लेना नहीं है और हर कहीं पार्टी खोलनी नहीं। और इसके मुखिया कौन है, लेनिन भैया है। फिर दूसरा है मेंशेविक। दूसरा खेमा मेंशेविक मानता था कि पार्टी में सभी को सदस्यता दी जानी चाहिए। अब ये चाहते हैं कि सभी को सदस्यता दो, भाई क्रांति करनी है ना, राजा को भीड़ दिखानी है, सड़कों पे भीड़ उतरनी चाहिए, और भीड़ उतरेगी तो राजा खुद पे खुद ही घुटने टेक देगा। ये मेंशेविक का सोचना था। अब पर ये मेंशेविक इतना लंबे समय तक नहीं चल पाएगा और बोल्शेविक आगे खींच जाएगा, और बोल्शेविक को काफी सपोर्ट भी मिलेगा, लेनिन को काफी सपोर्ट भी मिलता है। अब हम लोग जानेंगे उथल पुथल का समय 1905 की क्रांति।
1905 की क्रांति, पहली बात तो ये उथल पुथल का समय है क्यों? देखिए, क्रांति होने के, रिवॉल्यूशंस होने के एक कारण नहीं होता, बहुत से कारण होते हैं। जब अगर आप कभी भारत में भी चर्चा करते हैं तो 1857 की जो क्रांति होती है, उस 1857 की क्रांति का ऐसा नहीं था कि एक दिन में चलो आज क्रांति शुरू करते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत से कारण थे कि भाई वो ब्रिटिशर्स है हमारे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स ने हमारा आर्थिक शोषण कर दिया, ब्रिटिशर्स ने हमारा राजनीतिक शोषण कर दिया, सामाजिक रूप से हमें पिछड़ा बना दिया, बहुत से ऐसे कारण होते हैं। तो उसी प्रकार से जब रूस में क्रांति हो रही है तो एक तो क्या है कि जो रूस का राजा है, जो जार है, उसके खिलाफ जो गुस्सा है, उसके खिलाफ जो आक्रोश है वो, और सबसे बड़ा जो जब कारण क्या बनता है, जब लोगों में गरीबी आती है ना, वो बहुत बड़ा कारण बनती है। लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है ना, वो रकम ही होती है, रोटी कपड़ा मकान। जब तक इंसान को ये मिलता रहता है ना तो इंसान दुखी नहीं होता। पर 1904 का जो समय आया, 1904 के समय में जो वेतन है वो 20% तक गिरा दिए गए, महंगाई बिल्कुल हाई रेट्स कर दी। जो जरूरी सामान थे, जिसे हम कहते हैं जैसे रोटी है, वो जरूरी सामान उनकी बहुत ज्यादा महंगाई कर दी गई, वेतन लोगों के गिरा दिए गए। मतलब महंगाई बढ़ा रहे हैं और तनख्वाह कम कर रहे हैं, तो और भी बुरी स्थिति हो गई। तो ऐसे में लोग क्या है, नारे लगाएंगे हमें रोटी दो, हमें खाना चाहिए। उसके कारण क्या है, लोगों में एक गुस्सा जार के प्रति, शासन के प्रति आएगा, और फिर वो क्या है, सड़कों पे उतरेंगे, क्रांति करेंगे और जार को शासन से हटाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये जो समय है, ये उथल पुथल का समय है, पूरे देश में उथल पुथल सी हो गई है। बिल्कुल देश इस स्थिति में आ चुका है कि वो गरीबी, भूखमरी और बहुत बुरी स्थितियां देख रहे हैं। तो पूरे देश में हमें क्या है, उथल पुथल देखने को मिल रही है। रूस एक निरंकुश राजशाही था। देखिए, रूस क्या है, निरंकुश राजशाही। राजशाही का मतलब होता है मोनार्की, जहां पर क्या होता है, राजा का राज चलता है। निरंकुश का मतलब क्या है? देखिए, पहला तो एक शब्द समझिएगा, अंकुश। अंकुश का मतलब होता है कंट्रोल करना है किसी चीज को। आप जैसे घोड़ा है, घोड़े के जब आप ऐसे वो पकड़ लेते हैं तो कंट्रोल रहता है, मैंने उसको रोक लिया मैंने, ठीक है। हम गाड़ी चलाते हैं तो हमारे हाथ में अगर ब्रेक होता है तो हम उसे कंट्रोल कर लेते हैं। गाड़ी पर हमारा कंट्रोल है, गाड़ी पे हमारा कंट्रोल। हमारा मन है, कंट्रोल में ही नहीं रहता, अंकुश ही नहीं है हमारे मन पे। भाई मेरे जो मन ने बोल दिया वो करना है, चाहे वो गलत है सही है, हमारा अंकुश नहीं है, मन पे कंट्रोल नहीं है। तो जिस चीज पे हमारा कंट्रोल ना हो उस हम लोग क्या कहते हैं, निरंकुश कहते हैं। और जिस पे कंट्रोल है उस हम लोग क्या कहते हैं, अंकुश कहते हैं। तो ये क्या है, जो रूस का जो राजा है वो निरंकुश राजशाही था। वहां उस पर किसी का कंट्रोल नहीं था, वो किसी की बात नहीं मानता था, उसको जो मन में आता था वो करता था, ठीक है, चाहे लोगों के साथ सही हो चाहे गलत हो। तो वो एक निरंकुश राजशाही था। जार राष्ट्रीय संसद के अधीन नहीं था, ठीक है। राष्ट्रीय संसद, वहां की जो संसद थी, देखिए अब हम धीरे धीरे ये भी जानेंगे कि किस प्रकार से वहां पे संसद का निर्माण हो रहा है। जो संसद थी उसके अधीन नहीं था, वो तो सुप्रीम था। जो कुछ मैंने बोल दिया, मतलब राजा ने बोल दिया, वो सही है और उसी को ही आप लोगों को मानना है, क्योंकि निरंकुश है, वो किसी के भी अंकुश में नहीं है। उदारवादियों ने इस स्थिति को खत्म करने के लिए बड़े पैमाने पर मुहिम चलाई। हम ये जान चुके हैं कि शुरुआत से ही पहले लेक्चर में जान लिया था कि 3 प्रकार की क्या है, खेमे बने में उदारवादी, रूढ़िवादी और परिवर्तनवादी जो होते हैं। तो उदारवादियों ने इस स्थिति को खत्म करने के लिए बड़े पैमाने पर मुहिम चलाई, आंदोलन चलाए और इस चीज को बदलने की कोशिश करी। 1905 की क्रांति के दौरान उन्होंने संविधान की रचना के लिए मांग उठाई। देखिए, अब 1905 की जो क्रांति है, पहले तो हमें आगे अभी जानेंगे 1905 की क्रांति की शुरुआत कैसे होती है। उस 1905 की क्रांति के दौरान यह बात हुई कि संविधान की रचना होनी चाहिए। अब क्या होना चाहिए, संविधान बनना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो बनना चाहिए। और कॉन्स्टिट्यूशन बनने के साथ साथ क्या हो, संसदीय प्रणाली हो, संसदीय प्रणाली होनी चाहिए, ठीक है, जहां पर हम लोग क्या है, अपना नेता चुन करके भेज सके और वो हमारी मांग को कर सके। हमें राजा नहीं चाहिए, हमें राजा नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, एक संविधान चाहिए। उसमें जो बेसिक जो कानून कायदे होते हैं वो बेसिक कानून कायदे होने चाहिए, ठीक है। हम हमारी संसद बने, हम उसमें हमारे प्रतिनिधित्व को भेजें और वो हमारे लिए क्या करे, कानून बनाए। राजा का जो सिस्टम है वो खत्म होना चाहिए। ये 1905 की क्रांति में मांग करी गई है। जदीदियो, ये जदीदियो वर्ड वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार बना लीजिएगा। 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि जदीदियो है क्या। तो जदीदियो पूछ लिया जाए, इस्लाम के आधुनिकीकरण के समर्थक है, ठीक है। कौन है कि इस्लाम का जो आधुनिकीकरण क्या है, मॉडर्नाइजेशन। भाई इस्लाम में और भी सुधार होना चाहिए, और भी परिवर्तन आना चाहिए। जो इस चीज के समर्थक है वो कौन है, जदीदियो। मुस्लिम बहुल इलाकों में का भी समर्थन मिला, ठीक है। अब इस क्रांति को जदीदियों ने भी समर्थन करा, मतलब जो इस्लाम में आधुनिकीकरण चाहते हैं, मॉडर्नाइजेशन चाहते हैं, तो उन्होंने भी इस चीज का समर्थन करा कि भाई जो जार है, जो राजा है, उसको हटाना चाहिए और संसद प्रणाली आनी चाहिए और देश में संविधान लागू होना चाहिए। रूसी मजदूरों के लिए 1904 का साल बहुत बुरा रहा। अब 1904 के साल से ही धीरे धीरे हम 1905 में पहुंचेंगे और 1905 में फिर क्या होगी, क्रांति होगी।
जरूरी चीजों की कीमतें इतनी तेजी से बढ़ी कि वास्तविक वेतन में 20% तक की गिरावट आ गई। तो जो जरूरती चीजें थी, जो आवश्यक, हम कहते हैं ना मूलभूत जो वस्तुएं होती है, मूलभूत वस्तुएं हैं, उनकी जो कीमतें हैं वो बहुत तेजी से बढ़ने लगी। रोटी महंगी हो गई, सब्जियां महंगी हो गई, ठीक है। और जो वेतन है, वास्तविक जो वेतन है, उसमें 20% तक की क्या आ जाती है, गिरावट आ जाती है। उसी समय मजदूर संगठनों की सदस्यता में भी तेजी से वृद्धि हुई। अब देखिए क्या हुआ कि जब यहां पर वेतन गिरा दिया गया और महंगाई को बढ़ा दिया गया, तो अब जो मजदूर संगठन है उनकी संख्या बढ़ने लगी, उसमें लोग ज्यादा इकट्ठा होने लगे, लोग ज्यादा उसकी मेंबरशिप लेने लगे। वे हमें क्या है, इस संगठन से जुड़ना है और जो जार और जो राजा की नीतियां है उनको क्या करना है, हटवाना है। जार की और राजा की जो नीतियां है उन नीतियों को हमें क्या करवाना है, हटवाना है, नहीं तो फिर हमारा क्या हो जाएगी, बहुत बुरी स्थिति बन जाएगी। जब 1904 में ही गठित की गई असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स, रूसी श्रमिक सभा के 4 सदस्यों को सुतिलोव आयरन वर्क्स में उनकी नौकरी से हटा दिया गया, तो मजदूरों ने आंदोलन छेड़ने का ऐलान कर दिया। ये बात आप देखिएगा कि मजदूरों में ये चीज देखिए कि इनमें डिफरेंसेस हो सकते हैं, पर ये जब भी किसी के साथ, किसी मजदूर के साथ गलत हो रहा तो ये यूनाइट हो जाते थे, ठीक है। 1904 में एक सभा बनाई गई, असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स, रूसी श्रमिक सभा। जो लेबर्स है, जो वर्कर्स है, उनकी एक सभा बनाई गई। और जब 4 सदस्यों को, 4 लोगों को क्या कर दिया गया, आयरन वर्क्स काम पे से निकाल दिया गया, तो उनके लिए क्या है, एक आंदोलन छेड़ने की तैयारी कर दी गई कि भाई काम से निकाला कैसे गया। एक तो पहले इतनी बुरी स्थिति हो रही है और बुरी स्थिति के बावजूद भी अगर काम से निकाल दिया जाएगा तो लोग क्या हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। अगले कुछ दिनों के भीतर सेंट पीटर्सबर्ग के 1,10,000 से ज्यादा मजदूर काम के घंटे घटाकर 8 घंटे किए जाने वेतन में वृद्धि और कार्य स्थितियों में सुधार की मांग करते हुए हड़ताल पर चले गए। तो अब क्या हो गया, जो मजदूर है वो जाग चुका था। अब मजदूर क्या है, अब रूस की सत्ता को हिलाने वाला था। अब मजदूर ये समझ चुका था कि उसकी कितनी वैल्यू है, कितनी ताकत है, तो अब वो हड़ताल करने को निकल चुके थे। कुछ दिनों के ही सेंट पीटर्सबर्ग वहां की उस समय की राजधानी थी जहां से पूरा शासन होता था। और सेंट पीटर्सबर्ग, ये आप देखिएगा, ये जो आपको यहाँ पे रेड पोर्शन देखने को मिल रहा है, ये सेंट पीटर्सबर्ग था। और वहां पर मैं आपको आगे दिखाऊंगा विंटर पैलेस, जो राजा है, जार बोलिए या राजा बोलिए, उसका जो महल था वो भी अभी अपन दिखाएंगे। तो सेंट पीटर्सबर्ग में 1,10,000 से भी ज्यादा मजदूर, इतनी भारी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। तो उनकी क्या क्या डिमांड थी, एक तो काम के घंटे घटाकर 8 घंटे किए जाए, पहले 12 घंटे 14 घंटे काम करवा रहे थे, वो कम किया जाए। वेतन में वृद्धि होनी चाहिए, वेतन बढ़ना चाहिए, मतलब काम के घंटे क्या हो, कम हो, काम के घंटे होने चाहिए कम, वेतन में होनी चाहिए बढ़ोतरी, वेतन में क्या होनी चाहिए, बढ़ोतरी होनी चाहिए। और जो कार्य स्थितियां हैं, कार्य स्थिति का मतलब क्या है कि उनको कैसा पर्यावरण मिल रहा है, साफ पानी मिलना चाहिए, अच्छा सुख सुविधा मिलनी चाहिए, उन सब में सुधार करते हुए मांग पे वो हड़ताल गए। तो 3 मांग इन लोगों की है कि भाई पहला, काम के घंटे कम होने चाहिए, वेतन बढ़ना चाहिए, और जो कार्य स्थितियां हैं उनमें सुधार आना चाहिए। इसके लिए क्या है, मजदूरों ने हड़ताल छेड़ रखी थी। अब जानते हैं खूनी रविवार या ब्लडी संडे के बारे में। इसी दौरान जब पादरी गैपोन के नेतृत्व में मजदूरों का एक जुलूस विंटर पैलेस, अब विंटर पैलेस क्या है, जार का महल, तो अब सबसे पहले आप इसी को देख लीजिए, यह है विंटर पैलेस, यह है विंटर पैलेस, ये कहां पर है, सेंट पीटर्सबर्ग, ओके। तो कहां पे, जब पादरी गैपोन के नेतृत्व में एक रैली निकाली गई, कहां गए, विंटर पैलेस के सामने पहुंचा, तो पुलिस और एक्स ने मजदूरों पर हमला बोल दिया। इतिहास में इस घटना को खूनी रविवार के नाम से याद किया जाता है। इसमें कम से कम 100 लोग जान से मारे गए और 300 लोगों को क्या होना पड़ा, घायल होना पड़ा। तो बहुत ज्यादा खून खराबा हुआ, इसलिए हम इसे क्या है, ब्लडी संडे के नाम से जानते हैं। और इसी से फिर क्या है, 1905 की क्रांति की शुरुआत हो जाती है। मध्यवर्गीय कामगारों ने संविधान सभा के गठन की मांग करते हुए यूनियन ऑफ यूनियंस की स्थापना कर दी। अब जो मध्यवर्गीय कामगार है वो क्या है, संविधान की मांग कर रहे हैं, और संविधान की मांग करते हुए उन्होंने क्या है, एक संगठन और बना लिया है, यूनियन ऑफ यूनियंस की स्थापना वो कर चुके हैं। 1905 की क्रांति के दौरान जार ने एक निर्वाचित परामर्शदाता संसद या ड्यूमा के गठन पर अपनी सहमति दे दी। क्रांति के समय कुछ दिन तक फैक्ट्री मजदूरों को बहुत सारे ट्रेड यूनियन और फैक्ट्री कमेटी में भी अस्तित्व में रही। देखिए अब क्या होता है, सबसे पावरफुल जो है ना वो तो है जनता। जनता ही है, चाहे देर सवेर राजा हो कोई भी हो, जनता की पावर को जानना ही समझ पड़ेगा उनको। जब सड़कों पे लोग उतरे, जनता उतरी, जनता पावरफुल बन करके आई, तो फिर क्या है, राजा ने मान लिया कि चलो ठीक है भाई, परामर्श के लिए, मैं अपनी एडवाइस के लिए, कि भाई मुझे एडवाइस अगर लेनी पड़ेगी तो मैं उसके लिए एक वो बना देता हूं, जिसे आप संसद कहिए या ड्यूमा, ठीक है। ड्यूमा आज भी रशिया की क्या है, संसद है। जैसे हमारे यहाँ पे जो पार्लियामेंट है उसमें लोकसभा और राज्यसभा है ना, वैसे ही वहां पर क्या है,
हमारे जैसे यहाँ पे लोकसभा है ना, वहाँ पे ड्यूमा है, ठीक है। जैसे हमारे लोकसभा में लोग चुन करके जाते हैं, वैसे ड्यूमा में जाते हैं। तो ड्यूमा का उसने गठन कर दिया कि भाई मैं इस चीज पे आपको सहमति देता हूँ। और जब उस समय थोड़ा सा मामला गर्म था तो क्या हुआ, उसने फैक्ट्री में मजदूरों को बहुत सारी यूनियन बनाने की भी आज़ादी दे दी, ठीक है। बहुत सी जो कमेटियां बनी उनके भी अस्तित्व के लिए आज़ादी दे दी कि हाँ भाई आप बना करके रख सकते हो। पर देखिएगा, पर राजा है, इतनी जल्दी हार तो मानेगा नहीं। उसको अपने ही खिलाफ एक ऐसे संगठन बनाने की आजादी तो कभी जीवन में नहीं चाहेगा कि मेरे खिलाफ और मेरे बराबर में लोग बैठ करके मुझे ज्ञान दें, मुझे एडवाइस दे। वो कभी ऐसा चाहेगा ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं चाहेगा। और जिसमें पहले से इतना घमंड हो वो तो कभी नहीं चाहेगा। तो ये चाहेगा ही नहीं। धीरे धीरे भी क्या है, ये ड्यूमा व्यूमा सबको हटा देगा। राजनीतिक गतिविधियों पर भारी पाबंदियां लगा दी गई। जार ने पहली ड्यूमा को मात्र 75 दिन के भीतर और पूर्ण निर्वाचित दूसरी ड्यूमा को 3 महीने के भीतर बर्खास्त कर दिया। देखिए, अभी यहाँ पे परामर्श के लिए बनाई गई थी, एडवाइस के लिए बनाई गई थी। तो राजा ने बोला तुम बिल्कुल सुप्रीम नहीं हो, यहाँ पे बैठने की जरूरत नहीं है। तो पहली जो ड्यूमा बनाई, मतलब पहली जो संसद बनाई, उसको 75 दिन में हटा दिया। ओके, 75 दिन में हटा दिया। और हमारे जैसे दिल्ली में भी 49 दिन में केजरीवाल जी की सरकार हट गई थी एक बार, पता है, जब पहली बार आए थे। तो 75 दिन में ही ड्यूमा हटा दी। और फिर जब दूसरी बार ड्यूमा को चुना गया तो 3 महीने के अंदर उसको हटा दिया। ये एक वहां की ड्यूमा की तस्वीर दिखाई, एक संसद की, यहाँ पे आपको मैंने तस्वीर दिखाई। तो राजा के मन में पूरा गुस्सा है, आक्रोश है। जैसे मौका मिला उसने ड्यूमा को भंग कर दिया, बर्खास्त कर दिया। वह किसी तरह की जवाबदेही या अपनी सत्ता पर किसी तरह का अंकुश नहीं चाहता था। अब देखिए, अगर संसद बनाई गई है, ड्यूमा बनाई गई है, तो ये यहाँ पे जो लोग हैं वो संवैधानिक राजतंत्र की बात कर रहे हैं। संवैधानिक राजतंत्र का मतलब ये है कि जो सत्ता है वो संविधान के हाथ में चली जाए। और संविधान ताकत किसको देता है, लोगों को देता है। और लोग क्या करेंगे, अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों को कहां भेजेंगे, संसद में भेजेंगे। मतलब जो ताकत है वो किसके हाथ में चली जाए, संसद के हाथ में चली जाए। जो राजा है वो सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र का क्या रह जाए, राष्ट्राध्यक्ष रह जाए। जैसे हमारे देश में राष्ट्रपति है, जैसे कि ब्रिटेन में महारानी है, और बाकी सारा कामकाज पार्लियामेंट ही संभालता है। तो जो वहां की संसद थी, अब उस पावरफुल अगर बन जाती तो फिर हर बात में क्या है, राजा को जवाब देना पड़ता। तो राजा चाहता ही नहीं है कि उसे किसी को जवाब देना पड़े। वो चाहता ही नहीं था कि जो उसकी सत्ता है, उसकी जो पावर है, उस पर किसी का कंट्रोल हो। क्योंकि बार बार में अगर इसको बोलेंगे नहीं नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, आप राजा हैं तो क्या बात है, कुछ नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, तो उसको बुरा फील होगा ना यार, उसका ईगो हर्ट होगा। तो वो कभी ये चीज चाहता ही नहीं था। उसने मतदान कानूनों में फेरबदल करके तीसरी ड्यूमा में रूढ़िवादी राजनेताओं को भर डाला, उदारवादी और क्रांतिकारियों को बाहर रखा गया। तो अब उसने मतदान कानूनों में जो वोटिंग, देखिए भाई, पहली ड्यूमा को 75 दिन में खारिज कर दिया, दूसरी को 3 महीने के अंदर खारिज कर दिया। अब जब तीसरी बार जब ड्यूमा बनने की, तीसरी बार जब संसद चुनने की बात आई, तो उसने क्या करा, मतदान के जो कानून है, जो वोटिंग राइट्स है, उनमें फेरबदल कर दिया। और फेरबदल कर करके ज्यादा से ज्यादा संसद में किसको पहुंचा दिया, रूढ़िवादी नेताओं को पहुंचा दिया। ये रूढ़िवादी कौन है, जो चाहते हैं कि चर्च की जो ताकत है वो बनी रहे। ये चाहते हैं कि जार है, राजा है, वो सुप्रीम बना रहा है, ठीक है। ये चाहते थे परिवर्तन होना चाहिए, पर धीरे धीरे। ये पुरानी सोच वाले हैं, पुरानी विचारधारा वाले लोग। इसमें कौन है, ज्यादा पादरी, कुलीन वर्ग के लोग हैं, जिनके अधिकार नहीं छीनना चाहते। तो ऐसे लोगों को क्या करा, इसने भर दिया ड्यूमा में। बोले देखो, तुम मेरे खिलाफ मत बोलना, मैं तुम्हारे नहीं, दोनों का काम चलता रहेगा। और उदारवादी और क्रांतिकारियों को बाहर रखा गया। तो और भी गुस्सा धीरे धीरे लोगों में हो जाएगा। इसी के साथ जो हमारा आज का लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट होगा, पहला विश्व युद्ध और रूसी साम्राज्य, कि पहला विश्व युद्ध में रूस का क्या योगदान होता है, 1914 से 1918 तक जो ये विश्व युद्ध चलता है, उस विश्व युद्ध में क्या योगदान है। हम पढ़ेंगे 1917 की क्रांतियों के बारे में, उस क्रांति में क्या है, और रूसी साम्राज्य किस स्थिति में खड़ा होता है। 1905 की क्रांति हम लोगों ने देखी, किस प्रकार से ड्यूमा को भंग करा गया, किस प्रकार से संसद को हटा दिया गया। राजा वापस अधीन नहीं होना चाहता, राजा किसी के भी कंट्रोल में नहीं आना चाहता, ये चीज हम लोगों ने देखी। ओके, अगला हमारा पहला विश्व युद्ध और रूसी साम्राज्य होगा, और फिर फरवरी के बाद की क्या स्थितियां होती है वो सब कुछ हम अगले लेक्चर में जानेंगे। आज के लेक्चर में आपको कोई भी समस्या आई हो, कोई भी दिक्कत हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछेगा। और आपको हाई स्टोरी, आपको ये कहानियां समझ में आ रही है या नहीं आ रही है वो भी बताए, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा वो भी बताए। और ये जो जार निकोलस सेकंड का रूल चल रहा है रूस में, वो जल्दी अपन खत्म कर देंगे, और एक खुशहाल जो साम्राज्य है रूस का वो बनाएंगे। और शीत युद्ध की भी चर्चा अपन इन्हीं लेक्चर्स में जरूर करेंगे। एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वैसे 12th में पढ़ा जाता है, पर अपन 9th में पढ़ लेंगे। ओके, तो आप बिल्कुल सुरक्षित रहे, पढ़ते रहे, मेहनत करते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।